तो फाइनली निमसेट 2023 का रिजल्ट आ चुका है। और निमसेट 2023 के रिजल्ट में हमेशा की तरह ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अपने एकेडमी से है। सबसे बड़ी बात यह कि यह लगातार 11वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से है। सबसे बड़ी बात यह कि निमसेट 2023 के रिजल्ट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन वापस से जेएमए से है। 412 बच्चे सिलेक्ट हुए, 412 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। आपसे पहले मैं बुला रहा हूं और निमसेट 2023 का ऑल इंडिया टॉपर, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट कुछ जायसवाल को। अब मैं बुला रहा हूं निमसेट 2023 के ऑल इंडिया सेकंड रैंक को निमेश कुमार को। उसके बाद मैं बुला रहा हूं निमसेट 2023 के एग्जाम में जिसकी ऑल इंडिया 8th रैंक है, डेनिस की। उसके बाद जिसकी निमसेट 2023 में जिसकी ऑल इंडिया 9th रैंक है, वैभव व्यास। इसके बाद मैं बुला रहा हूं हरिओम पाटीदार को जिसकी निमसेट 2023 में ऑल इंडिया 11वीं रैंक है, 11th रैंक। इसके बाद मैं बुला रहा हूं भरत बिश्नोई को जिसकी निमसेट 2023 में ऑल इंडिया 14th रैंक है। इसके बाद मैं बुला रहा हूं अजय मौर्य को जिसकी निमसेट 2023 में ऑल इंडिया, एक मिनट रैंक तो बोलने दो, ऑल इंडिया 16th रैंक है, 16 रैंक। बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2023 में ऑल इंडिया 21 रैंक है, निशा सेमड़िया। इसके बाद मैं बुला रहा हूं अंशुराज कलछेवा को जिसकी निमसेट में ऑल इंडिया 22nd रैंक है। इसके बाद मैं बुला रहा हूं चंदन कुमार को जिसकी निमसेट 2023 में ऑल इंडिया 27 है। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
तो फाइनली निमसट 2023 का रिजल्ट आ चुका है। और निमसट 2023 के रिजल्ट में हमेशा की तरह ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अपने एकेडमी से है। सबसे बड़ी बात यह कि यह लगातार 11वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से है। सबसे बड़ी बात ये मैं जो चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कुछ और आगे बोलने के पहले, कि जो एकता यूनिटी का परिचय तुम लोगों ने आज दिया है, मैं यही देखना चाह रहा था सर। अपने एकेडमी का ऐसा लगता पूरा वापस से जब मैंने पढ़ाना चालू किया था तो जो एकेडमी की थीम थी, ऐसा लग रहा वापस से एकेडमी वही ऐसा लगता है वही पुराने बच्चे लौट आए, वही एकेडमी वापस से लौट आई, वही गुरुकुल परंपरा जो एकेडमी की थी कि हर बच्चा जब रिजल्ट, जैसे जब एनआईटी 2021 का रिजल्ट आया था और जब वो तो बच्चे मोबाइल भी अलाउड नहीं था उस समय, और लॉकडाउन के बाद सिर्फ 20 दिन के लिए एकेडमी बच्चे आए थे। तो जैसे 2021 का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आसिफ जैन की थी, बस ये फर्स्ट रैंक अनाउंस करने के बाद किसी बच्चे ने अपना ना रिजल्ट देखा ना रैंक देखा, जो पागल लोग जैसे नाच रहे थे, ठीक उस वैसे ही जैसे आज तुम लोग शोर शराबा कर रहे थे, पागलपन मचा रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि एक डायरेक्ट रूप से नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मुझे फील हो रहा था तुम्हारी बैच के लिए, जो 2023 की बैच थी, कई बार मैंने बैच में बोला भी कि तुम्हारी बैच इतिहास रचेगी। उसका मुख्य कारण ये था सबसे बड़ा कि मुझे इनडायरेक्टली कमिटमेंट दिख रहा था कि हम सर वो करके दिखाएंगे, और तुम लोगों ने कर दिया, कमाल कर दिया। तो तुम लोग के 2023 की बैच ने तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। आगे भी सुनो, आगे भी 2 लाइन आगे भी है कि तुम्हारे लिए 4 लाइन मैंने बनाया कि निमसट 2023 की बैच ने कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया, और निमसट 2023 का रिजल्ट बेमिसाल कर दिया, और पता नहीं कितनों कितनों के हाल बेहाल कर दिया। और इसलिए जब निमसट 2023 की एग्ज़ाम देके जब बच्चे आए थे तो जूनियर की बैच में मैंने बोल दिया था कि, और सीनियर की बैच में बोला था कि जो हाईएस्ट रैंक है, ऑल इंडिया हाईएस्ट रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया का अपनी एकेडमी से आनी है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अपनी एकेडमी से आनी है। जिस रैंक को कोई क्रैक नहीं कर सकता उसके आधे में कोई नहीं, और हुआ है वही कि जो स्कोर इसके कुछ सवाल के हैं, वो स्कोर को ध्यान, मतलब वो फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक के स्कोर में 150 नंबर का गैप है और फर्स्ट रैंक के स्कोर में। तो 785 समथिंग इसके ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वालों के स्कोर है। तो ये सबसे बड़ी बात। और तुम्हारी बैच में जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट पूरा हुआ। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक से लेकर सारी रैंक लाइन से मैं अनाउंस कर रहा हूँ। बड़ी बात ये है कि निमसट 2023 के रिजल्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ ऑल इंडिया सेकेंड रैंक भी है निमेश कुमार नादर की। सबसे बड़ी बात यह कि निमसट 2023 के रिजल्ट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन वापस से जेएमए से है। 412 बच्चे सिलेक्ट हुए, 412 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं।
अब ये है जोश उत्साह बना रहा, मैं एक एक करके उन बच्चों को बुलाते जा रहा हूँ, वो स्टेज में आते जाएंगे। ये क्षण अविस्मरणीय हर बच्चे के लिए हो जाए, ये क्षण मोमेंट अविस्मरणीय हो जाए। इसमें खासकर जो जूनियर लड़के लेके बैठे हैं, तुम कोशिश करो कि जो तुम्हारे सीनियर ने रिजल्ट दिया इससे 2 गुना और रिजल्ट या 3 गुना रिजल्ट तुम लोग लेके आओ, और वही प्रांगण होगा, वही सब कुछ होगा। ये तुम्हारे लिए माइलस्टोन छोड़े जा रहे हैं। इनके सीनियर ने माइलस्टोन छोड़ा था इनके लिए कि हम जो माइलस्टोन छोड़ के जा रहे हैं वो पूरा करना। और तुम्हारी 2023 की बैच ने दिखा दिया कि सर आपने जो हमसे गुरुदक्षिणा मांगा था और हमने वो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देख के गुरुदक्षिणा आपको अदा कर दिया, पूरा कर दिया। और तुम लोग क्योंकि सभी 2023 के बैच की गुरुदक्षिणा मुझे स्वीकार है और ढेर सारा आशीर्वाद है। महत्वपूर्ण एक एकेडमी जिस पायदान पे थी, जिस मुकाम पे थी कि अगर कोई एग्जाम निमसट की एग्जाम होती थी तो कोई कयास ही नहीं लगाता था कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कहाँ से आएगी। प्री डिसाइडेड था, क्योंकि लगा था 11वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ रहा है, मतलब निमसट के इतिहास में, ये पूरे विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में और निमसट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में लगातार 11वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एक ही संस्थान से है, एक ही छत के नीचे से है। सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ और निमसट 2023 का ऑल इंडिया टॉपर, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट कुछ जायसवाल को। अब मैं बुला रहा हूँ निमसट 2023 के ऑल इंडिया सेकंड रैंक को, निमेश कुमार को। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ निमसेट 2023 के एग्ज़ाम में जिसकी ऑल इंडिया 8th रैंक है, डेनिस की। इसके बाद जिसकी निमसेट 2023 में जिसकी ऑल इंडिया 9th रैंक है, वैभव व्यास। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ हरिओम पाटीदार को, जिसकी निमसेट 2023 में ऑल इंडिया 11वीं रैंक है, 11th रैंक। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ भरत बिश्नोई को, जिसकी निमसेट 2023 में ऑल इंडिया 14th रैंक है। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ अजय मौर्य को, जिसकी निमसेट 2023 में ऑल इंडिया, एक मिनट रैंक तो बोलने दो, ऑल इंडिया 16th रैंक है, 16 रैंक। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2023 में ऑल इंडिया 21 रैंक है, निशा सेमड़िया।
इसके बाद मैं बुला रहा हूँ अंशुराज कलछेवा को, जिसकी निमसट में ऑल इंडिया 22nd रैंक है। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ चंदन कुमार को, जिसकी निमसट 2023 में ऑल इंडिया 27 है। तो पहले तो सारे अपने बैच के लिए और सभी सिलेक्टेड बच्चों के लिए सब ढेर सारी सब लोग तो जोरदार ताली बजाओ। अभी सबसे बड़ी बात ये दिमाग में ये सबको बिठाना पड़ेगा कि जैसे ये निमसट, खासकर मैं इसमें कुछ जूनियर भी शामिल हैं, उनके लिए मैं समझा रहा हूँ कि जैसे निमसट 2023 का रिजल्ट, अभी बहुत सारे रिजल्ट भी आने बाकी हैं। जैसे निमसट के बाद अभी CUT की एग्ज़ाम बाकी है, जैसे JNU है, BHU है, DO है, बाकी सब बच्चों को अभी मैं आगे बताऊँगा कि अभी रिजल्ट पूरा कंपाइल हुआ नहीं है, कंपाइल चल रहा है, रिजल्ट कंपाइलेशन चल रहा है। सारी रैंक अभी मैं कंपाइल करूँगा, सारा मैं पूरी काउंसलिंग सारी प्रक्रिया सब मैं समझाऊँगा। आज ये जैसे मैं बस बड़गोंदा हनुमान मंदिर में मॉर्निंग में सुबह गया था, भगवान को ढोक देने के बाद उनसे पूजा अर्चना करने के बाद जब आया, मैं बस श्रीनाथ जी का पूजा कर रहा था, तभी ऊपर से चिल्ला छोड़ की आवाज़ आने लगी। और यकीन था, भरोसा तो था अंदर से, पूरा फुल यकीन था, क्योंकि मैंने सारा पूरा वेबसाइट में सारी चीज़ सब पहले डिज़ाइन हो चुका था, सारा कुछ रैंक वे सब डिसाइड था, बस वो ब्लास्ट होना बाकी था, उसका इंतजार था, जो कि तुमने कर लिया। बस ये सभी को समझना पड़ेगा बेटा, सभी 2023 वालों को भी और जूनियर्स को भी, 2024 के बच्चे भी कुछ खड़े हैं, सभी को यही बात समझना पड़ेगा कि वो हम चले थे आज से, जैसे तुम जब कोई 1.5 साल पहले, कोई 2 साल पहले आया था, कोई 1 साल पहले आया था, जब तुम तैयारी करने आए थे उस समय यही गुरुकुल था, यही संस्थान था जब तैयारी करने की उम्मीद से आए थे। और जब तुम्हें कई जब बच्चे काउंसलिंग लेने आए थे तो उनको MC के बारे में नहीं पता था, NIT के बारे में नहीं पता था। जब मैं काउंसलिंग दे रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको NIT के 11 NIT पूरे इंडिया में है वो भी नहीं पता है, या NIT का फुल फॉर्म भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ से स्टार्ट हुई थी। कई सारे बच्चे जिनका बेसिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका मैथ्स के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वीक थे, उनको लग रहा था कि हम कैसे सिलेक्ट होंगे। कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं था, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे थे। बस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है तुम्हारे समझने के लिए कि 1 साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले जो जीवन यात्रा तुम्हारी चालू हुई थी, ये पड़ाव का जो समापन इतना सुखद हुआ, इतना अच्छा हुआ, ये सबसे बहुत अच्छी बात है और बहुत सुखद बात है। और कुछ बच्चे अगर इसमें है भी जिनको लग रहा है कि उनकी रैंक थोड़ा सा पीछे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितनी एग्जाम बची, मैंने कहा ना कि इसमें एक लड़का ऐसा नहीं बचेगा, लास्ट में एक लड़की नहीं बचेगी, और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि अगर एक लड़का एक लड़की ऐसा बचे जो बोले कि सर मुझे कॉलेज नहीं मिला, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक लड़का नहीं बचेगा, एक लड़की नहीं बचेगी जो मेरे से ये वो बोले कि सर मुझे कॉलेज नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस थीम से हम चले थे, अब याद करो उस समय जब तुमने एकेडमी ज्वाइन करा था, उस समय जब डिसिप्लिन था, यहाँ अनुशासन था, अनुशासन में तुम रहते थे, सुबह 7 बजे आते थे और यहाँ से 9 बजे रात जाते थे लड़के, और सुबह 7 बजे जब लड़की आती थी शाम को 7 बजे जाती थी, तो ऐसा लगता था। और बाहर के बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो यहाँ से पढ़ने आए, एकेडमी पढ़ने आए, अब या फिर जो बच्चे कॉलेज के आते थे, तो वही बच्चे बाद में बताते थे कि उनका मतलब जैसे तुम्हारे सीनियर जब निकल जाते तो बताते हैं, तुम में से बहुत सारे बच्चे जब यहाँ से जब जाएंगे तो बताएंगे, तो बहुत सारे बच्चों को वो दूसरे बच्चे जो कॉलेज के हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो कमेंट करते थे कि तुम लोग पूरे दिन भर यहीं रहते हो और पूरे दिन भर तुम लोग सुबह से 7 बजे से 9 बजे रात तक पढ़ रहे हो, रात भर यहीं तुम स्टडी कर रहे हो, तुम्हारा ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तुम अपना पढ़ाई तुम लोग पूरी सुबह से रात तक वहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। और कई बार तुम जब सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे रात तक यहाँ पढ़ाई करते थे,
उस माहौल में कई बार तुम्हें भी, हर बच्चों को फील होता था कि हम 7 दिन यहाँ बंद गए हैं, सुबह 7 बजे आते हैं, 9 बजे रात जाते हैं। लड़कों को ऐसा लग रहा था दोस्तों के साथ मिल पा रहे हैं ना, फिल्में देख पा रहे हैं ना, एंजॉयमेंट कर पा रहे हैं ना, अपना बर्थडे मना पा रहे हैं। आज का सेलिब्रेशन देखो, आज का सेलिब्रेशन देखो। बस ये इस दिन के लिए पूरी मेहनत बेटा इस दिन के लिए थी, ये तुम्हारा इस दिन के लिए थी। कहते हैं 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाके बात समझ आई सोरे के हिरण नहीं होते। तो ये होता है कि जीवन यात्रा में जब हम चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं और हम भटक जाते हैं, भटकने के बाद हमें लगता है कि हमने क्या गलती कर दी। तो सबको मैं यही समझा रहा हूँ कि ये वही डिसिप्लिन था, वही अनुशासन था जिसके कारण आज तुम इस मुकाम तक पहुंचे। आज जो सेलिब्रेट कर पा रहे हो, इतनी खुशियां मना पा रहे हो। तुम्हारी 2023 की बैच मैंने बोला था कि वो सारी कमी भरपाई करके जाएगी जो तुम्हारे 20 वाले बच्चों ने छोड़ा था। अब 24 वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। ईश्वर चाहेगा तो अगले साल तुम लोग जहाँ भी रहोगे, अगले साल का रिजल्ट ईश्वर चाहेगा तो और भी अविस्मरणीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रहेगा। तब कि आज ये जो तुम्हें सफलता मिली, ये सक्सेस मिली, मैं तुम्हें झूठा आईना नहीं दिखा सकता था कि 2 या 3 घंटे की पढ़ाई में सफलता मिल जाएगी या 4 घंटे की पढ़ाई में सफलता मिल जाएगी। ये सफलता संभव नहीं है। ये तुमने जो कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत करा, उसी का ये परिणाम है। इतना जो तुमने सुबह से रात तक यहाँ मेहनत करा, ना कोई संडे था ना कोई मंडे था, 7 दिन एक जैसे तुम भिड़े रहे और इतनी सारी डेली पेपर करा, वीकली WT करा, फिर कैप्सूल पेपर के साथ साथ प्रोग्रेसिव पेपर, रिवीजन पेपर, फाइनल में कितने सारे फेस करा। और सबसे ज़्यादा ये जो तुमने पूरे स्पेशल क्लास सीट करा, सारे पूरा फेस 12 करा, पूरा सुबह से रात तक। याद करो सुबह अभी पेपर जब फाइनल पेपर चल रहा था, सुबह 7 बजे तुम लोगों को आना, 7 बजे के बाद जो पेपर योग ध्यान प्राणायाम करके पेपर स्टार्ट होता था, 8 से 10 पेपर होता था। फिर एनालिसिस करा, फिर दूसरा पेपर किया, फिर तीसरा पेपर करा, फिर उसके बाद स्पेशल क्लास सीट मिली, फिर मेरे लेक्चर हुए, फिर रात में जाके 11:30 बजे तक पेपर करा। ये उस समय का जो संघर्ष है आज वो प्रतिफल में कन्वर्ट हो पाया है। आज ये अपनी अकेडमी का जो इतना अच्छा रिजल्ट आया, सारे रिजल्ट का पूरा परिणाम उसका गुरुकुल शिक्षा पद्धति है। आज यही अब कोरोना के कारण जो लॉकडाउन के समय जो मजबूरी में ऑनलाइन स्टडी हुई ऑल ओवर इंडिया में, जो अब एक परिवेश ही बन गया ऑनलाइन स्टडी का, आज उसके दुष्परिणाम देखो। मैंने कहा सवाल ये नहीं कि तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन वालों को कंटेंट मिल जाता है, सवाल ये नहीं है। लेकिन ऑनलाइन ने पूरी शिक्षा का बंटाढार इसलिए कर दिया कि कंटेंट मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। वो विल पावर कैसे मिलेगा? आज राजा दशरथ भगवान के सामने ऐसे कोई भी साधन नहीं, कमी नहीं थी। राजा दशरथ जो चाहते थे वो सारे सुख सुविधा साधन अपने पुत्र भगवान राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, भरत शत्रुघ्न के लिए उपलब्ध करा सकते थे। तो फिर उनको क्या जरूरत थी गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजने की, कि वो सारे सुख सुविधा साधन होने के बाद भी ऐसा थोड़ी कि कंटेंट नहीं मिलता उनको, वो सारे दुनिया भर के पूरे ब्रह्मांड के वेद उनको समर्पित कर सकते थे। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, वो सारे वेद भगवान राम को दे सकते थे। राजा दशरथ, उनके पिता राजा दशरथ थे, वो 18 पुराण उनको दे सकते थे, सारे 100 उपनिषद दे सकते थे, लेकिन वो नहीं दे पाते, गुरु वशिष्ठ नहीं दे पाते। वो दशरथ अपने अयोध्या में वो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ वो नहीं दे पाते। इसीलिए ढंका सारी सुख सुविधाओं का परित्याग करते हुए अपने परम जिनको परम प्रेम करते थे, प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत शत्रुघ्न को, इनको वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम लेके गए। कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं, कंटेंट तो सारा मिल जाता वेदों में, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के जो विल पावर है वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उनको प्राप्त हुआ। जब गए थे वो तो साधारण बालक थे, अयोध्या से जब वो गए थे चारों बालक, तो वो साधारण बालक थे, लेकिन लौटे तो फिर राम थे। 14 वर्ष बाद लौटे तो वो राम थे। तो आज सभी लोग, तुम लोग वैसे ही अब आए थे तो कच्ची मिट्टी के समान थे, अब लौटे हो तो सभी कोई राम बन के लौट रहा है, कोई सीता बन के लौट रहा है, कोई दुर्गा बन के लौट रही है। तो सारे अपने अपने घर लौटोगे, अपने माता पिता का आशीर्वाद लोगे और अपने NIT के लिए प्रस्थान करोगे। तो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा ये कि कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है वो विल पावर पैदा करना, कि एक नरगुण नारायण की एक बनाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है गुरु। तो वो नर को नारायण से कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो गुरुकुल में ही हो सकती थी, जब शिक्षा घर घर उपलब्ध हो गई। अब तो ऐसा हो गई शिक्षा की घर घर, ऑनलाइन के थ्रू शिक्षा घर घर चली गई, तो शिक्षा का विकृत रूप अब देखने को मिल रहा है कि कंटेंट तो मिल रहे हैं, सारी चीज़ मिल रही है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने का विल पावर नहीं मिल पा रहा है। आज हम रामायण, महाभारत, गीता ऐसा नहीं हम प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी हम किताब की दुकान में चले जाए, में रामायण आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, गीता आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, रामायण महाभारत मिल जाएगा। लेकिन वो गीता पढ़ के तुम श्री कृष्ण भगवान के जो उपदेश थे जो अर्जुन ने सुने, तो तुम गीता पढ़ के जो अर्जुन नहीं बन सकते। गीता पढ़ के अगर अर्जुन बनने का उपदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसा गुरु भी चाहिए, कि भगवान श्री कृष्ण के मुखाग्र बिंदु से जब गीता निकला और वही गुरु वो अर्जुन को अर्जुन बना पाए। रामायण हमें मिल जाएगा बाजार में, हम बाजार में जाके, दुकान में जाके, हम किताबों की दुकान में जाके रामायण खरीद सकते हैं, लेकिन राम बनने की जो विल पावर है वो ध्यान का गुरु वशिष्ठ के आश्रम में प्राप्त होगी। वो ध्यान का रामायण पढ़ के नहीं, रामायण की कहानी सुन के नहीं होगी। तो ये जब जो शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से घर घर उपलब्ध हो गई है,
सारे आसानी से उपलब्ध हो गई है। उसमें कंटेंट का नॉलेज तो जाता, ज्ञान मिल जाता है, लेकिन उसको ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की जो क्षमता है तो वो ध्यान का वो सिर्फ गुरुकुल या आश्रम में ही प्राप्त होगी। जो तुमने 14 घंटे की तपस्या करी, यहाँ सुबह से रात तक यहाँ बैठे, अपने सुख सुविधा साधन का परित्याग किया, अपने घर अपने माता पिता से दूर रहे, खाने पीने जैसे जो लोग बाहर के थे उनको अच्छा खाना भी जरूरी नहीं को उपलब्ध हो पाता, जो टिफिन वाले खाना लेके आते हैं, कई बार खाने में कमी पेशी रहती थी, बीमार पड़े, सब कुछ हुआ, ठंड है, गर्म है, बरसात है, सब कुछ सहन किया, और सहन करने के बाद अपने के बाद आज जो हम सोना बन के निकल रहे हैं, इसलिए आज पूरी दुनिया नतमस्तक है और पूरी दुनिया सलाम करेगी, पूरी दुनिया सैल्यूट करेगी। सबसे बड़ी बात यही मैं समझा रहा हूँ कि ये थीम को बनाए रखना। आगे जब एनआईटी में जाओगे, जेएनयू में जाओगे, बीएचयू में जाओगे, डीयू में जाओगे, पुणे में जाओगे, एसयू में जाओगे, तो यही सफलता की थीम तुम्हें बना के रखना है कि हम जिस थीम के कारण हमें ये ग्रांड सक्सेस मिली है कि ये कितनी बड़ी बात हो गई कि लगातार 11वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एकेडमी से आ रही है, और ये विश्व इतिहास में पहली बार हुआ। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना। तो इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है कि आगे भी हम ऐसे इतिहास रचते जाएं, जैसे जो तुम्हारे सीनियर्स हैं जो एनआईटी में सेलेक्ट हुए और सेलेक्ट होने के बाद आज अच्छे प्लेसमेंट पे हैं, प्लेसमेंट लेने के बाद वो आज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनीज में हैं, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी में जाने के बाद वो आज वहाँ इतिहास रच रहे हैं, जिनसे कई बार बुला के मैंने इंट्रोडक्शन कराया तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कई सारे बच्चे उसमें इसरो में हैं, कई सारे बच्चे उसमें आज इंडियन आर्मी में हैं, या और इसरो इंडियन आर्मी के साथ डिफेंस में, एविएशन में, रोबोटिक्स में, तो साल दर साल वो झंडा गाड़ रहे हैं हिंदुस्तान का, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ सफलता की तो एक गेटवे है, फाइनल डेस्टिनेशन भी बाकी है कि जिस थीम से अपन चले थे कि हमारा उद्देश्य एकेडमी का सिर्फ इतना सा है कि ये सफलता हमने प्राप्त की इसलिए कि हम समाज को हम एक अच्छा भारत दे पाएँ, पूरे हमारे समाज को एक अच्छा भारत दे पाएँ, जिस भारत की कल्पना आचार्य चाणक्य ने की थी। जैसा रामराज की हम बात हो रहे थे, वो रामराज दे पाए तो राम ही रामराज ला सकते हैं। तो हर बच्चा यहाँ राम के रूप में हो, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के रूप में हो, तो राष्ट्रीयता का जो ज्ञान तुम्हारे अंदर हुआ, राष्ट्रीयता का जो बीजारोपण में तुम्हारा अंदर जो थोड़ा बहुत भी कर पाया, और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण थोड़ा बहुत भी तुम्हारे अंदर में जो कर पाया, वो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हमेशा होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। वहाँ एनआईटी में भी जाके, जेएनयू में भी जाके, बीएचयू में जाके तुम अपने राष्ट्रीयता का बोध हर किसी व्यक्ति को कराओ, अपने देश और अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का बोध सभी को हो, और कोशिश करो कि भारत को हर क्षेत्र में हम अग्रणी रखें। भारत को वापस से विश्व गुरु बनाने का जो सपना आचार्य चाणक्य ने देखा था, स्वामी विवेकानंद ने देखा था, वो सपना हम लोग सभी साकार कर रहे हैं। ये कहते हैं तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारे को, तुम चाहो तो कंकड़ कंकड़ शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, और तुम चाहो तो राम राज का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। क्या आवाज दिलाना चाहता हूं कि कौन है हम लोग, क्योंकि हम लोग युवा हैं, और कौन है कि ज्ञान योग के दाता, हम दुनिया के भाग्य विधाता हैं, ध्यान योग के दाता। ध्यान और योग हमारे भारत से ही प्रचलित हुआ, जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, हर कोई इसका अनुकरण कर रहा है। दुनिया भर की बहुत सारी असाध्य बीमारी ध्यान से, योग से, प्राणायाम से दूर हो रही है, जो तुम सुबह रोज करते हो कि ध्यान योग के दाता, हम दुनिया के भाग्य विधाता हैं, पीयूष बांटते इस जग को, हमको विष पीना आता है, अरे अंधे माता पिता के बेटे हम ही श्रवण कुमार बने, हम प्रहलाद सी भक्ति बनते, हम मीरा सा प्यार बने, सिकंदर धूल चाटता वो पौरों का स्वाभिमान हमी, और कर्मवीर अर्जुन को मिलता वो गीता का ज्ञान हमी, अरे ओमकार के ओम हमी, बुद्धम शरणम के बुद्ध हमी, पानीपत के ताकत हम, हल्दी घाटी के युद्ध बनी, पानीपत की ताकत हम, हल्दी घाटी के युद्ध हमी। जब हम हनुमान बनते तो सूरज निगला करते हैं, जब हम हनुमान बनते तो सूरज निगला करते हैं, अरे दुर्वासा के क्रोध से सब सिंहासन पिघला करते हैं। जब हम महावीर बनते हर पाप शमन कर सकते हैं, और जब हम कान्हा बनते कालिया नाग दमन कर सकते हैं। जो तुम्हारी मेहनत है, ये 14 घंटे जो हार्ड वर्क जो तुमने किया, बैठ के क्लासरूम में जो ऑफलाइन स्टडी करा, सारे बुराइयों से दूर रहे, कठिन परिश्रम करा, सारी चीज़ को परित्याग करा, अपने सारे कंसंट्रेशन, अपना सारा ध्यान अपना पढ़ाई में लगाया, और सारे जितने भी तुम्हारे ऐसा लग रहा था कि हमारे अंदर ये भी ऐसा कोई भी दुर्व्यसन है जिसके कारण हमारे समय नष्ट हो रहा है, उसका परित्याग करके जो मेहनत कर पाए उसके कारण ये भी सफलता प्राप्त हुई। मैंने कई बार कहानी सुनाई कि रास्ते में पड़े हुए 2 पत्थर थे, 2 पत्थर में जो दोनों पत्थर को कोई आता जाता लात मार के जा रहा था, फिर उनमें से एक पत्थर को देख के दया आई मूर्तिकार वो पत्थर उठाता है और छेनी थोड़ी सी मारता है। उसको लगता है कि इस पत्थर के साथ कोई भी व्यक्ति जो लात मार के जा रहा है सड़क में पड़े हुए पत्थर को, तो उसको दया आती है, पत्थर को उठा के जब छेनी थोड़ी चलाता है तो दूसरा पत्थर उसको कमेंट्स करता है कि देख तेरा मूर्तिकार कितना निर्दयी है, और ये मूर्तिकार तो क्या कर रहा है, तेरे छेनी थोड़ी चला रहा है, मैं अच्छा है आराम से पड़ा हुआ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। वो जिस पे छेनी थोड़ी चलती है वो पत्थर भी बोलता है कि हाँ मेरा मूर्तिकार वाकई बहुत निर्दयी है, मैं आराम से पड़ा था, मुझे उठाया और छेनी थोड़ी चला रहा है। छेनी थोड़ी चलाने के बाद वो ग्राइंडर से घिसता है उसको आकार देने के लिए,
तब उस पत्थर से और आवाज़ आती है कि रे निदाई मूर्तिकार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मुझे इतना दंड दे रहा है। वो जब उसकी आँख का नाक बनाने के बाद भगवान शिव का आकार दे देता है मूर्तिकार, वो एक पेड़ के नीचे रख देता है, तो हज़ारों लोग जब उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो उसी पत्थर को जब साष्टांग दंडवत करते हैं, नमस्कार करते हैं, तब उस पत्थर की सोच बदल जाती है और धन्यवाद देता कि रे मूर्तिकार, यही हार्ड मास के शरीर कल मुझे लात मार रहे थे और यही मेरे सामने दंडवत हो रहे हैं, तो तूने मेरा पूरा जीवन धन्य कर दिया। और वो दूसरा पत्थर सोचता है जो रास्ते में पड़ा रहता है, वो पहले भी पड़ा था आज भी पड़ा है, कि काश मुझे भी ऐसा कोई मूर्तिकार मिल जाता जो मुझे तराश देता, तो तेरे जैसा मैं भी धन्य हो जाता। यही हार्ड मास के शरीर जो कल मुझे लात मार रहे थे आज मुझे दंडवत नमन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा छेनी हथौड़ी की जो चोट सहन करनी पड़ेगी अगर भगवान शिव का रूप धारण करना है। आज ये सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, सब कुछ है कि जो भी अपने परिवार घर में जाएंगे तो उनके मान सम्मान, इनके देखने का तरीका, इनके बात करने का तरीका, इनके परिवार के सारे लोगों से, दोस्त मित्र से बात करने का तरीका मिल जाएगा। कौन सा मैं तुम्हें एंजॉय करने के लिए मना कर रहा हूँ, अब कौन सा पार्टी करने के लिए मना कर रहा हूँ। पिछले 15 दिनों से अपने अकेडमी में सेलिब्रेशन तो चल रहा है, सारे सेलिब्रेशन चल रहे हैं। दो तुमने मूवी देख ली मेरे साथ बैठ के, रोज सेलिब्रेशन चल रहा है, कहाँ मना कर रहा हूँ। आप जितनी पिक्चरें देखना, जितनी पिक्चर देखो, जो एंजॉयमेंट करना करो, जितने बर्थडे पार्टी मनाना मनाओ, जितने आयोजन में जाना जाओ, जितने अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना जाओ, जितने माता पिता के साथ शादी ब्याह में शामिल होना हो। अब मैं मना नहीं करूँगा कि तुम्हें पड़ाव पार कर लिया था, जो मैं चाह रहा था, जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा था वहाँ पहुँच गए हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पूरी तरीके से तुम्हारी बैच से सेटिस्फाइड हूँ और तुम्हारी बैच 2023 जैसा मैं चाह रहा था कि इतिहास रचेगी, इतिहास रच दिया। और समय का मैं तो इसे एक एक करके मैं इनको माइक देते जा रहा हूँ और ये जो भी अपने फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करना चाहते हैं सीनियर जूनियर के साथ वो फीलिंग्स शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं माइक दे रहा हूँ कुश जायसवाल को, जिसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, आदरणीय गुरुदेव को चरण स्पर्श एवं आप सभी प्रिय मित्रों को वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा इस 2023 के रिज़ल्ट के लिए। तो और मैं सर को थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर खड़ा हो सकूँ और कुछ कह सकूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मतलब जो मुझे पर्सनली जानते हैं लोग, उनको पता ही होगा कि मैं कितना मतलब एडिक्ट था सोशल मीडिया वगैरह का, और यहाँ मैं घर पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। तो जो भी मतलब मेरी रैंक आई है उसका मतलब 100% क्रेडिट इस चीज़ को जाता है लाइब्रेरी सीटिंग को, जो 14 घंटे सुबह से शाम तक यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, उसी की वजह से मेरी रैंक आई है, नहीं तो बहुत मुश्किल था। और जो हमारा फेज 12 हुआ था उसमें पहले स्टार्टिंग में तो थोड़े इजी पेपर हुए थे, उससे मतलब माइंडसेट बन चुका था कि इजी पेपर आएगा 2023 का भी, लेकिन फिर बाद में सर ने अचानक से पेपर को थोड़ा सा स्लाइटली टफ कर दिया था, तो उसकी वजह से हमको मतलब 2023 में ऐसा शौक नहीं लगा अचानक से। मतलब मुझे तो नहीं लगा कि टफ पेपर आ चुका, मैं तो चाहता ही था कि टफ पेपर आए क्योंकि ईजी तो हर कोई कर लेता है। तो 2023 का जो पेपर था वो फेज 12 के जो बीच के पेपर हुए थे टफ वाले, उसके मतलब सेम पैटर्न का ही हुआ था। और हमारी जो भी टेस्ट सीरीज़ हुई थी लगभग 1000 टेस्ट थे उसमें। स्पेशली मैं जूनियर्स को कहना चाहूँगा कि अभी जो तुम्हारी अगले साल एग्ज़ाम होने वाली है तो उसके लिए तुम मतलब बस सिलेक्शन के लिए मत खेलो, अपने को रैंक से मतलब होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तो सबका मिल ही जाता है, रैंक से तुम्हें मतलब होना चाहिए। तुम्हें हर टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर फर्स्ट रैंक जब तुम्हारी आने लगे कंसिस्टेंटली तो तुमको गैप क्रिएट करने पे फोकस करना चाहिए। तो मतलब इसके जो मार्क्स है 783 मार्क्स आए हैं इसके, जिसकी निमसट 2023 में ऑलरेडी सेकंड रैंक है, निमेश कुमार नादर को। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं अपनी रैंक सर के चरणों में अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा कभी से कोई लेवल नहीं था कि मैं रैंक ला सकूँ। 12th में भी मेरे 59.33% बने थे, उसकी वजह से मुझे कहीं कोई जॉब भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हर जगह 60% चाहिए होते हैं।
तो सबसे पहले मेरे मैथ्स में भी 12th में 100 में से 33 मार्क्स थे। तो मैंने पापा को बताया तो बोले तू पास हुआ नहीं है, तुझे पास किया गया है। तो उसके बाद फिर पापा बोले कि तू आर्मी का देख ले, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में ही थे, तो उन्होंने मुझे दौड़ वगैरह लगवानी चालू करी। फिर जब दौड़ में सिर्फ 1 हफ्ता बचा था तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर मतलब मैं दौड़ नहीं सकता था, मेरे पैर में चोट लग गई थी। तो फिर पता नहीं अचानक ही क्या मन हुआ, मैंने पापा से कहा, मैं कहा पापा मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगा, क्या आर्मी तो मुझसे होगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। और फिर मैथ्स मेरा बहुत ही कमज़ोर था, तो बीटेक का तो मैं सोच ही नहीं सकता था, तो मैंने चुना BCA। BCA में भी पता चला कि उसमें भी 3 सेमेस्टर में मैथ्स होता है। फिर 2 सेमेस्टर तो हमारे लॉकडाउन में निकल गए, तो उसकी वजह से बच गए। फिर जब लास्ट सेमेस्टर हुआ तो हमारा फाइनल पेपर हो गया था, और तो जो मेजर प्रोजेक्ट होता है, तो मेजर प्रोजेक्ट में मुझे कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, पर कॉलेज में मुझे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कि मेरी आगे जॉब वगैरह लग सकती है। उसके बाद अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, तो पापा ने पूछा कि आगे क्या करना है, तो मैं कहा पापा अब तो बेस्ट जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे निमसेट की सबसे अच्छी तैयारी होती है। तो मतलब पापा चाहते नहीं थे कि मैं घर से दूर जाऊँ कि बिगड़ जाएगा ये वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते थे। उसके बाद मैंने मना ही लिया, मैं कहा पापा जाऊँगा तो इंदौर जाऊँगा, नहीं तो कहीं नहीं जाऊँगा। फिर 7 अक्टूबर 2021 को मैंने JMA ज्वाइन किया। तो शुरू में तो मैं ये भी कंफ्यूज हो जाता था कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में माइनस जो लगता है वो b स्क्वायर के सामने आता है या 2ab के सामने आता है। और सर ने जब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना चालू किया था, तो सर ने जो पहला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का करवाया था, तो उसमें सर ने पूछा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सभी बच्चों ने जवाब दिया, मैं कर रहा था, मैं कहा PBP HHV। तो मतलब वो भी कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं थे। मुझे अब भी याद है मेरा पहला जब WT हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का, तो मेरे उसमें 0 मार्क्स थे। तो मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, यहाँ तो बच्चों को सारे फॉर्मूले रटे हुए हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। फिर उसके बाद जैसे सर ने कैप्सूल बताया, धीरे धीरे कैप्सूल करते गए। घर पे सर ने बताया रात 11:30 तक पढ़ो, तो पढ़ते गए। और उसके फिर मेरी रैंक उसमें भी कभी नहीं आती थी। रीजनिंग में तो आ जाती थी, पर मैथ्स में मेरी मतलब 100 150 ऐसे रैंक आती थी। जब CT चालू हुआ तो मुझे टाइफाइड हो गया था। जब उसी टाइम पे आप लोगों की बैच भी चालू हुई थी, तो उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। मम्मी ने कह भी दिया था कि तुझ पे नहीं हो रहा, तू घर आ जा। तो मैं मम्मी से लड़ गया, मैं कहा एक काम करता हूँ, सब छोड़ देता हूँ, घर पे ही बैठा लो मुझे। तो फिर भी मतलब टाइफाइड हो गया था, नहीं पढ़ा जाता था। फिर भी एकेडमी आए, मैंने आज तक सर की एक क्लास नहीं छोड़ी। टाइफाइड जब हुआ था तो एक क्लास छोटी थी, वो भी 20 मिनट की। मैं आके पनिशमेंट वालों के साथ खड़ा हो गया था कि सुन लो सर क्या पढ़ा रहे हैं। उस दिन सर ने CT का इम्पोर्टेंस बताया था, तो मैं कहा अब तो मतलब जा ही नहीं सकते, हार मान ही नहीं सकते। उसके बाद CT में रैंक बढ़ी, PT में बढ़ी, RT में और रैंक बढ़ी, FT में आते आते टॉप 10 में आने लगा। फिर मेरी रैंक सेकंड आती थी, 1-2 बार फर्स्ट भी आई, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे टॉप 10 के अंदर ही ऊपर नीचे होती रहती थी। जब 1 महीना बचा था एग्ज़ाम में, तो सर ने मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया था। हम श्रीनाथ जी की आरती करके निकले थे, सर ने अचानक कहा कि काउंसलिंग के लिए आ जा। तो मैं तो श्रीनाथ जी प्यारे गा रहा था, एकदम से सर ने बुलाया तो मुझे समझ नहीं आया बोलूँ क्या। तो उसके बाद सर ने कहा तुझे डर तो नहीं लगता FD देते हुए? मैं कहा सर ऐसे तो नहीं लगता, पर निमसेट करीब आ रहा है तो बहुत डर लग रहा है। सर बोले ये ले मैं NIT त्रिची लिख देता हूँ, तुझे मिल जाएगा, तू टेंशन छोड़ दे। मिनट में पेपर खोल के देखा तो मुझे समझ आ गया था कि पेपर हार्ड है, मैथ बहुत ही टफ है। तो मैं थोड़ा घबराया। फिर 5 मिनट बाद मैंने पानी की बोतल उठाई, पानी पिया, सर ने जैसा बताया था। फिर सर की स्ट्रेटेजी याद की और बजरंगबली का नाम लिया। मैं कहा हार तो नहीं माननी, हनुमान जी लाज बचा लेना। पेपर दे के भी मैं थोड़ा मतलब सभी मायूस थे, मैं भी रोने की सी हालत हो रही थी। मैं भी डरता डरता आया, मैं सर को क्या बोलूँगा कि मैंने क्या बिगाड़ दिया। सर ने इतनी उम्मीद से कहा था कि तुम लोगों को रैंक लानी है। और फिर एकेडमी में आए, उस दिन छुट्टी भी हमारी बहुत लेट हुई थी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चल रहा था पेपर हार्ड था या हमें हार्ड लगा क्या हुआ। सर ने फिर पूरा समझा के भेजा कि पेपर का लेवल क्या था, तो कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आज आपके सामने ऑल इंडिया सेकंड रैंक आ गई है, तो वो सब सर के चरणों में समर्पित है। इसके बाद मैं माइक दे रहा हूँ ऑल इंडिया 8th रैंक डेनिस को। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन और गुरुदेव के चरणों में चरण स्पर्श। सभी को वंदे मातरम।
सबसे पहले तो मेरे जो भी रैंक है वो सभी वो एकेडमी की रैंक है, ये मेरी रैंक नहीं है। क्योंकि जब मैं शुरू में जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम मेरा इंटरेस्ट मतलब पढ़ाई को लेकर तो था, पर मैं थोड़ा मतलब ऑनलाइन की फील्ड मतलब शुरू में मैं आईटी फील्ड को मतलब इंटरेस्ट नहीं था मेरा आईटी फील्ड में। फिर जब लॉकडाउन लगा तो मैं ऑनलाइन की दुनिया में आया, तो फिर धीरे धीरे मतलब मुझे आईटी फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसके बाद फिर मेरा थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो मतलब थर्ड ईयर बस इंटर किया मैंने। तो मेरे एक फ्रेंड ने मतलब जेएमए ज्वाइन मतलब उसने जेएमए काउंसलिंग ले लिया था, और फिर उसके थ्रू मुझे पता चला कि मतलब यहाँ पे एमसीए होता है। पर उसके पहले मुझे एमसीए के बारे में या मतलब आईआईटी में मुझे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना मैं जाना चाहता था उस फील्ड में। पर धीरे धीरे जब मतलब लॉकडाउन में करीब 2 साल बीता तो कम से कम मतलब उस फील्ड में ऐसा इंटरेस्ट जागा कि मतलब मुझे लगा कि जाना चाहिए इस फील्ड में। फिर मुझे यहाँ पे एमसीए के बारे में पता चला, मतलब उसके पहले मैं ना एमसीए जानता था और ना मुझे पता था कि एनआईटी से एमसीए होता भी है। फिर यहाँ मैं आया, सर से काउंसलिंग ली और मैं मतलब मेरी 23 नवंबर की बेस थी, मैं अक्टूबर की बेस में ज्वाइन नहीं कर पाया था। और उसके बाद ही मुझे पता चला था, करीब मुझे उस टाइम दीपावली की छुट्टी लगी थी, तो वो मतलब मुझे उस टाइम ही पता चला था दीपावली में। तो फिर मैं आया, सर से काउंसलिंग लिया, फिर मुझे लगा ज्वाइन तो करके देखते हैं एक बार। फिर यहाँ पे और जब शुरू में मेरे WT हुई थी बाइनोमियल की, तो उस टाइम मेरी रैंक लगी थी 200 के पार। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है फिर वो धीरे धीरे फिर सर की मोटिवेशनल लेक्चर हुए, और मतलब मैं शुरू में मतलब टेस्ट देते टाइम अजीब सा फील करता था, मतलब मुझे कुछ तो भी लगता था। फिर धीरे धीरे कवर हुआ, सर के मोटिवेशनल लेक्चर से ही कवर हो पाया। फिर DT हुई, WT हुई, तो DT से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। DT में मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए थे। फिर WT हुई, तो WT में मुझे मतलब ये लगता था कि हाँ अब टेस्ट देना है, तो काफ़ी अच्छे से मैं फील कर पाता था कि टेस्ट किस प्रकार से हम दे पाएंगे। फिर धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होता चला। फिर CT आई, फिर PT आई, तो उसमें काफ़ी अच्छे से सिलेबस कवर हो पाया। और फिर FT होती चली, तो उससे हम पूरे निमसेट को जी पाएँ कि निमसेट कैसे देना है। और फिर ईयरली पेपर होते थे, तो उसमें भी और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल रहा था कि कैसे हम ईयरली पेपर को जी पा रहे हैं या उसके कट ऑफ से हम अपने आप को मैच कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी, और फिर साथ साथ में सर के मोटिवेशनल लेक्चर चल रहे थे, तो मतलब जब ऐसा लगता था कि मतलब डाउन पे जा रहे हैं हम, तो वो मोटिवेशनल लेक्चर ऐसा लगता था कि हमारे लिए हैं सिर्फ, मतलब ऐसा लगता था कि कनेक्ट हो गया वो पूरा मोटिवेशनल लेक्चर, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और फिर धीरे धीरे फिर जब फेस्टिवल आया, तो फेस्टिवल से काफ़ी मदद मिली। उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी थे, तो हमको मतलब एक अजीब सा मतलब एकदम फ्लो सिंपल नहीं था। जैसे फेस 7 भी था, फेस 10 भी था, पर फेस 7 और फेस 10 में एक लेवल था। फेस 12 में काफ़ी उतार चढ़ाव थे, तो हम उसको झेल पाए। जो अभी निमसेट 2023 हुआ, ये फेस्टिवल काफ़ी मतलब हमारे लिए मददगार रहा। और ये सारी मेहनत हमने, तो मतलब ये था कि मार्च के बाद से जितनी मेहनत हमने न बुक उठा पाए थे, न थोड़ी बहुत बुक हो पाई थी। बस मार्च के बाद से सर की इतनी मेहनत थी कि सर रात को जाते थे और 4-4 बजे तक सर हमारे लिए पेपर डिज़ाइन करते थे। तो हमारे सर के सामने तो हमारी कोई मेहनत है ही नहीं, जो भी रहे। और आप सभी को एक ही चीज़, मतलब अभी तो आप लोगों की प्री फाइनल FT भी चालू हो गई है, इससे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हमारी तो मतलब अक्टूबर में चालू हुई थी, तो आपकी तो अभी चालू हो गई है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और एक और चीज़ है कि मतलब आपका जो भी टेस्ट होता है, तो उसमें आप अपनी पूरा 100% दीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। हर टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है आपको, कुछ ना कुछ नया। अब मैं माइक दे रहा हूँ वैभव व्यास को, जिसकी ऑलरेडी 9th रैंक है। सर्वप्रथम राम शारदेव को नमन और गुरुदेव को चरण स्पर्श, और आप सभी को वंदे मातरम। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था, क्योंकि स्टार्टिंग से बचपन से लेकर अभी तक मैंने कभी 50% के ऊपर स्कोर ही नहीं करा। 50% के ऊपर मेरे परसेंटेज भी नहीं बने। 12वीं भी 2 बार दी, पहली बार दिए तो 52% बने, दूसरी बार दी तो भी 52 बन गए। तो अब मैंने पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ दी थी, तो दुकान मतलब करता था, पर ऐसे ही करता था। वो 12वीं भी ऐसे ही करता था, तो दुकान पे बैठना चालू करता। तो एक दिन मेरे को एक सुपर मतलब सीनियर था जिसने ज्वाइन नहीं करी थी, तो उसने मेरे को वो मिल गया था मेरे को। तो उसने बताया कि ये MCA है, MCA होता है, NIT से होता है। और मैं भैया IITian था, तो उसकी जो रिस्पेक्ट थी घर के मामले में, मैंने सोचा NIT है तो मेरे को भी करना है। तो उसने मेरे को बताया कि ये NIT MCA होता है NIT से, और JMS होता है। तो उसने पहले मेरे को लगा कि और भी कोचिंग होगी, तो उसने मेरे को पहले बताया कि फ़ोन निकाला, उसने वाला गूगल पे सर्च करा कि इंडियाज़ बेस्ट कोचिंग फॉर निमसेट, तो उसमें आया JMA। फिर उसने बोला
फिर उसने बोला वर्ल्ड बेस्ट कोचिंग फॉर डाल, तो उसमें भी जे में आया। फिर उसने मेरे को बोला अभी लोग तू यूनिवर्स बेस्ट कोचिंग डाल, तो उसमें भी जे में आया। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन 1 साल पहले ही करा लिया था मैंने, अब तो इसको ज्वाइन करना है। तो उसने मेरे को बताया कि यहाँ पे भले तो कैसा भी हो, यहाँ पे जाने के बाद तू अगर तूने सर को फॉलो कर लिया जैसा सर ने बोला है, तो तू ना टॉप कर ही लेगा, जो तो डिजर्व करता है ना उससे बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर लेगा। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। उसके बाद मतलब ज्वाइन करते पहले दिन मेरे को पता ही नहीं था कि कोचिंग में क्या होता है, क्या मतलब कैसा कुछ है, बस इतना पता था कि NIT मिलता है, MCS है, तो मैंने ज्वाइन करी। फिर धीरे धीरे अब शुरू में तो सर को फॉलो करना नया नया था, तो पहले अब टेस्ट हुआ तो उसमें मेरे -4 नंबर आए थे। फिर उसमें मैं थोड़ा सर ने मोटिवेट भी करा, तो उसके बाद मतलब कि अब करना है, तो फिर दूसरे में मेरे 2 नंबर आ गए। तो उसके बाद धीरे धीरे और फॉलो करते गया, सर डीमोटिवेट कभी नहीं हुआ, सर को फॉलो करते गया, तो वैसे वैसे स्कोर बढ़ते गया। अगले टेस्ट से मेरा स्कोर बढ़ते चला गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। और बाकी सिटी में फिर मेरी टॉप 10 में थोड़ी आने लग गई थी। पहले तो मैं आता ही नहीं था टॉप 10 में, अधिकतर बाहर ही रहता था। फिर सिटी से मेरी टॉप 10 में आने लग गई, PT से और आने लग गई, FT में थोड़ी और बिगड़ी स्टार्टिंग में, फिर बढ़ने लगे। फिर सर जो इतनी मेहनत करते थे, सर को देख देख के मतलब सर इतनी मेहनत करते थे तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता था कि मैंने अब तो लानी है कैसे भी हो जाए, कि कोचिंग के लिए कैसे भी JMA के लिए रैंक लानी है। बस उस हिसाब से मेहनत करता, यही माइंडसेट रखता था कि बस रैंक लानी है। फिर अब वो आ गई, अब वंदे मातरम। इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन तुम्हें करा रहा हूँ हरिओम पाटीदार के, जिसकी ऑल इंडिया 11th रैंक है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, हनुमान जी महाराज को मेरा चरण स्पर्श और गुरुदेव को चरण स्पर्श। आप सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं 12th के बाद जब लॉकडाउन लग गया तो करने का तो BTech था मेरा, पर लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ कि मन ही बदल गया कि कुछ करना ही नहीं है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब पापा का मन भी उठ गया था कि अब क्या करेगा तू। फिर मैंने सोचा BTech का था, पर MCA में जब आया तो सर से काउंसलिंग ली। काउंसलिंग लेने के बाद यहाँ एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जब सर पहले दिन जब मैं आया तो पहले दिन यहाँ पूरा चेंज माहौल लगा, जैसे पूजा आरती वहाँ कभी किया ही नहीं था ऐसा मतलब कि पहले कभी किया ही नहीं था। और जब पहले दिन सर ने पढ़ाया तो जो 2.0 की स्पीड से पढ़ाया तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी। 2 मिनट तो मैं पेन धर के बैठ गया कि कुछ लिखना है कि नहीं लिखना है, समझ ही नहीं पड़ी। फिर जब धीरे धीरे समझ में आने लगा तो सर के मोटिवेशन लेक्चर भी हुए। फिर रैंक तो आती नहीं थी पहले WT और इसमें तो आई ही नहीं कभी, मतलब 100 के पार 150 के पार ऐसे ही रैंक लगती थी। फिर बाद में CT-PT में आने लगी, थोड़ी टॉप 20 में आने लगी तो, और फिर आगे जाके सर के मोटिवेशन लेक्चर हुए तो और भी रैंक आने लगी। पर लास्ट में जैसे कि लास्ट के दिन मेरी रैंक 60 लगी थी तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया था। जब सर ने नीचे बुलाया तो बहुत सर ने समझाया कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। तो वहाँ से पिकअप किया और हनुमान जी महाराज का यंत्र ले गया था, तो पेपर में वहाँ पे बिठा दिया कि आपको ही देना है पेपर, मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, सभी आपको ही देना है। तो उन्होंने ही पेपर दिया और ये 11th रैंक लग गई। और इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ तुम्हारा भरत बिश्नोई की ऑल इंडिया 14th रैंक है निमसर 2023 में। हाँ, ये अपने एकेडमी का सबसे फर्जी है पूरे एकेडमी का सबसे फर्जीवाड़ा लड़का है। फर्जीवाड़ा है कि 14th रैंक आ सकती है तो किसी की आ सकती है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा फर्जी कोई होगा और इससे ज़्यादा पिटाई किसी ने खाई होगी, ध्यान रखना। सर्वप्रथम गुरुदेव को चरण स्पर्श, माँ भगवती शारदे को नमन और आप सभी को वंदे मातरम। आवाज़ मेरी बैठ गई है नारे लगा लगा के, तो ये वही था, नारे लगाया था ना याद है तो लोग 15 अगस्त के दिन 26 जनवरी के दिन है ना, सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन। हाँ लगाया, बोल। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं डेफिनेटली कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट तो नहीं था और 12वीं भी मेरी जैसे तैसे हो गई, क्योंकि अब सारे दोस्त मेरे 12वीं कर रहे थे तो मेरे को भी मजबूरी में करना पड़ी। पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट मेरा शुरू से ही नहीं था। मैं स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा दीवाना था कि यदि जैसे कल मेरा पेपर भी है तो आज मेरे को यदि कहीं टूर्नामेंट खेलने जाना है क्रिकेट का, तो मैं आज रात भर टूर्नामेंट खेलूँगा और दिन में पेपर सिर्फ 2 घंटे 1 घंटे में पेपर दे के जैसे तैसे हो आता था कि चलो ठीक है, अपने को पढ़ना तो है नहीं, क्रिकेट खेलना है या कबड्डी खेलना, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो तो स्पोर्ट्स ही खेलना है। लेकिन फिर जैसे तैसे 12वीं निकली।
अब दोस्तों ने BCA ले लिया, तो मैंने भी सोचा अब क्या दोस्ती तो तोड़ नहीं सकते, तो BCA ही ले लो उनके साथ में। BCA फिर जैसे तैसे कंप्लीट हो गया। BCA का ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे उधर रहता था कि तुम्हारी जो बुक अब आंसर की तुम भर के आते हो, मतलब पेपर लिख के आते हो, उसमें जितना ज़्यादा वजन होगा उतने ज़्यादा तुम्हारे नंबर होते थे। तो अब अपना यही कॉन्सेप्ट गए भर के आगे, लगभग वो एग्जामिनर जो होता था वो भी सोचता था कि ये कर क्या रहा है। अब STA कुछ BCA में पेपर होता था, तो उसमें बस इतना याद रहता था कि शुरू में HTML लिखना है, फिर हेड लिखना है, बॉडी लिखना है और नीचे लास्ट में HTML लिखना है। बीच में क्या लिखना है ये तो मेरे को भी नहीं पता होता था, पर मैं लिख के आ जाता था। फिर मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में कोई आगे राह नहीं दिख रही थी कि अब करना क्या है, तो घर चले गया, खेती किसानी करने लगा। पर फिर बाद में लॉकडाउन जैसे लगा तो बाद में सोचने में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मेरे एक भैया थे, दोस्त के भैया थे, तो उन्होंने बताया कि जैसे तेरे को सुधरना भी है तो तू एक काम कर, इंदौर चले जा और JA में ज्वाइन कर ले। तो पहले तो ऐसा अहम पे आ गई कि अपने को कौन सुधार सकता है। तो मैं आया सर के पास काउंसलिंग लेने, तो मेरे पॉकेट में यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था, ऐसा बाहर निकला हुआ। तो जैसे सर यहाँ पे काउंसलिंग ले रहे हैं, मैं सामने ही खड़ा, तो मैं अंदर जाके खड़ा हुआ, तो सर ने बोला पहले तो ये फ़ोन अंदर रख ले, नहीं तो मैं तेरे फ़ोन को ही अंदर भर दूंगा। तो घबरा गया मैं कि यार ये क्या हो गया एकदम। तो मैंने फ़ोन अंदर रखा। उसके बाद में सर ने मतलब बहुत सारी चीज़ें समझाई, बताया कि MCA आखिर होता क्या है और क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद में ब्रोशर मिला था, तो ब्रोशर में पीछे देखा कि 44 लाख का पैकेज भी लगता है। तो मैंने कि अब ज्वाइन कर ही लो। तो मैंने अकेडमी ज्वाइन की। पहले दिन आया तो पूजा अर्चना हुई, उनकी अरे ये कैसी, ये क्या हो गया। फिर पूजा अर्चना सर ने बराबर करवाई। तो फिर फर्स्ट डे लेक्चर हुआ। सर ने एक ही चीज़ समझाई कि कुछ भी करो पर अपनी मेहनत पे भरोसा करो। मैंने भी यही कॉन्सेप्ट पकड़ा कि अपने को यहाँ से जाना नहीं, हार तो मानना नहीं, अपनी मेहनत पे भरोसा किया मैंने। सर के मोटिवेशन लेक्चर ऐसे होते थे कि मतलब मुर्दे आदमी को भी खड़ा कर दे, इतने तगड़े मोटिवेशन लेक्चर होते थे। अब 2 दिन तो हमारा इंट्रोडक्शन चला। तीसरे दिन से एकेडमी में मैं सुबह 7 बजे पहुँच जाता था। कुछ नहीं करना, बस वहाँ जाके बैठता था, देखता था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर सुबह पूजा अर्चना होती थी, उसके बाद में योग ध्यान प्राणायाम होता था और कंटिन्यूसली मतलब डेली सुबह ही आना होता था। मैंने मतलब एकेडमी ज्वाइन करने के बाद में दिन का सूरज कब देखा था, जब सर ने फर्स्ट हाफ डे दिया था हमको, तभी। फिर पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी पढ़ते क्या सर के मोटिवेशन लेक्चर आपको बहुत हेल्प करते हैं। और सबसे यहाँ का ब्रह्मास्त्र है तो सर की बताई हुई स्ट्रेटजीज, वो स्ट्रेटजी को फॉलो करो। कैप्सूल पे पूरा ध्यान दो, और जैसे कैप्सूल आप DT करते हो तो DT के एनालिसिस पे भी ज़्यादा ध्यान दो। बस पेपर और एनालिसिस सर आपको बताएंगे आगे। आपके जैसे CT होंगे, PT होंगे, RT FT होंगे ना, तो सर आपको बताएंगे कि एनालिसिस की क्या भूमिका है, किस पेपर को किस तरीके से करना है, किस समय क्या पढ़ना है, किस समय क्या छोड़ना है। ये सब चीज़ों को आप ध्यान दोगे ना तो रैंक लाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आप सर को फॉलो करते जाओ। मेरी तो 14 ही है, आपकी फर्स्ट भी आ सकती है। धन्यवाद। उसके बाद मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ अजय मौर्य का। इसकी ऑल इंडिया 16th रैंक है। अजय। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी भाइयों को वंदे मातरम। ये सुबह से 12 बजे से जब रिजल्ट आया तो मिठाई खा खा के सर आवाज बैठ गई। इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ निशा सिमड़िया की, और इसकी ऑल इंडिया 21 रैंक है। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श, हम आप सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये रैंक मेरी नहीं है, गुरुदेव की है, इस एकेडमी की है। एकेडमी ने मुझे दी है। और क्योंकि मैंने इस IT फील्ड में जाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। PSC करना था, IAS वाइस बनना था। पर फिर लॉकडाउन लगा तो सबने बताया कि 4 साल से तो वैकेंसी नहीं आई है, कुछ हुआ नहीं है। तो फिर मेरे क्लासमेट्स थे कुछ होलकर साइंस कॉलेज में, तो ऐसे ही टाइम पास के लिए उनसे पूछ लिया करती थी कि क्या है JM में ऐसे वैसे। तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत बताया। फिर सोचा इस बारे में कि आना चाहिए। उन लोगों ने ये बताया था कि सिलेक्शन 100% होता है और जॉब लग जाती है। तो बस जॉब का सोच के आई थी। क्या जॉब लगती है कुछ पता नहीं था, क्या करना रहता है कुछ पता नहीं था।
यहाँ आए तो जैसे कि सर ने अभी बताया था कि काउंसलिंग में आधों को पता ही नहीं होता है कि क्या है त्रिची वारंगल सूरतकल, कुछ नहीं पता था। सर ने वहाँ पे बताया था, बहुत फास्ट बताया था। तो घर जाके तो यही सोच रही थी कि अगर इतना फास्ट पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगी कैसे, समझ में तो कुछ आया नहीं था। उस दिन भी थोड़ा कुछ समझ में आया नहीं था, बस इतना पता था कि एकेडमी का ही सारा रिजल्ट आता है, तो बस ज्वाइन कर लिया था। फिर फर्स्ट डे जब सर का मोटिवेशन लेक्चर हुआ था, बहुत ही अच्छा मतलब था, ऐसा था कि उसी दिन सोच लिया था कि रैंक तो अच्छी लानी है। फिर फर्स्ट WT हुआ तो उसमें तो बहुत पीछे रैंक चले गई थी, 300-400 के लगभग। तो उस दिन के बाद फिर कभी सोचा नहीं कि अच्छी रैंक लानी चाहिए। फिर सर ने मोटिवेशन लेक्चर लिए, धीरे धीरे करके कवर किया। फिर सर ने जैसे बोला था कि अब डायरेक्ट फर्स्ट का मत सोचो, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो, पहले 20 रैंक 30 रैंक ऐसे आगे जंप करने की कोशिश करो। तो फिर धीरे धीरे किया, सब होता चला गया। फिर टॉप 10 में भी आने लगी थी और आज 21 रैंक है। वंदे मातरम। अब मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ अंशु राज का, जिसकी ऑल इंडिया 22 रैंक है से 2023 में। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। मुझे जेएमए के बारे में मेरे भैया ने बताया, तो जो मतलब कज़न कह सकते हैं, वो 2021 की बैच में थे। पहले मैंने जब जेई मेंस दी थी, मैंने कोई प्रिपरेशन से नहीं दी थी, उसमें मेरे 6 परसेंटाइल आए थे सिर्फ, और उसमें मेरी रैंक भी बहुत ज़्यादा नीचे आई थी, जिस वजह से फिर मैंने भैया से बात की थी जब वो जेएमए में स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे। तब मैंने उनसे पूछा था कि अब क्या करूं। मैंने उनसे बोला कि मैं तो बीटेक कर लेता हूं, 10-15 हज़ार की नौकरी कहीं पे लग जाएगी, पापा खुश हो जाएंगे और कुछ भी कर लूँगा, 10-15 हज़ार में फ़ोन का रिचार्ज तो एटलीस्ट हो ही जाएगा, ऐसा सोचा था सिर्फ। फिर भैया ने बोला कि तू एक बार जेएमए ज्वाइन कर, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन लग रहा था, तो भैया ने बोला कि तू बस एक बार रजिस्ट्रेशन करवा दे। मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और सीधे भैया का फिर 6 अक्टूबर को फ़ोन आया कि कल से तेरी क्लास है। तो मैंने काउंसलिंग अटेंड की नहीं थी, तो 7 अक्टूबर मेरा पहला दिन था कोचिंग में। फिर जब मैं पहले दिन मैंने क्लास अटेंड की थी, तो सर ने कहा था कि वो सिर्फ हाथ रखेंगे और रैंक आ जाएगी। तो दिमाग में ये बैठ गया कि कुछ भी करके सर का हाथ सिर पे आ जाए तो रैंक आ जाएगी। तो मैं अगले दिन सबसे सेंटर में बैठ गया जाके। अब जब बैठा सर के सामने, तो सर ने उसी दिन मुझे सेकंड डे था और उसी दिन टोक दिया था, तब डर लगा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद से मैं सबसे कोने में घुस के बैठता था दीवार के पास। उस दिन मतलब पहली बार पता चला था कि डर क्या होता है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी सर से इतना डर नहीं लगा था। फिर उसके बाद जब जब भैया से कभी मुलाकात होती थी, वो सिर्फ मेरे को देखते थे, बात नहीं करते थे, सिर्फ हंसते थे मेरे को देख के। पता नहीं क्यों हंसते थे, पर वो अब समझ आ गया कि क्यों हंसते थे वो। उसके बाद WT वगैरह में रैंक शुरू में फ्लक्चुएशन तो बहुत ज़्यादा आता था। कभी कभी अगर रैंक गलती से मेरी अच्छी आ गई, टॉप 20 में आ गई, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता था कि नहीं यार अपनी आ जाएगी। मतलब एक चलने का तरीका ही बदल जाता था कभी कभी कि क्लास में नहीं यार मैं भयंकर ही हूँ, मेरी तो रैंक अच्छी आ रही है वगैरह। पर उसके बाद फिर एकदम से नीचे गिर जाता था। फिर सर ने एक लेक्चर लिया था जिसमें सर ने प्री माइंडसेट का बताया था, और मेरे साथ वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं हर पेपर के बारे में पहले प्री माइंडसेट कर लेता था कि ये पेपर ईजी है। सॉल्व करते करते बीच में क्लिक करता था, नहीं यार ये क्वेश्चन तो किसी ने नहीं किया, ये तो मैं कर लूँगा, अब मैं आगे निकल जाऊँगा। मतलब ले दे के वो लगता था कि नहीं यार मैं मेरे बारे में ही सोच रहा हूँ। फिर सर के जब लेक्चर्स अभी 2-3 महीने में हुए थे, तब सर ने बताया कि रिजल्ट सबसे मिल के बनेगा। अगर मैं अकेला रैंक ले भी आऊँ तो उससे एकेडमी का कुछ नहीं होगा। फिर सबने जब मिलके एक साथ FT वगैरह देना स्टार्ट की और उसके बाद धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज हुए। बीच बीच में रैंक FT में मेरी कभी कभी बहुत बार टॉप 100 के बाहर भी गया मैं 1-2 बार। तब डीमोटिवेशन बहुत हुआ था और जब भी ऐसा होता था तो मन कहता था क्या करूँ, छोड़ दूँ क्या, कोचिंग नहीं हो रहा है। और फिर जब बीच में जब शिफ्टिंग हुई थी उस दौरान मैं देवास से अप डाउन करता था। शुरू से मैंने अप डाउन ही किया है, 12 महीने अप डाउन किया जब तक एकेडमी शिफ्ट नहीं हुई। फिर जब मैं अप डाउन ही कर रहा था एकेडमी शिफ्ट, तो उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था देवास से आते आते। तो उस टाइम मेरा हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर हो चुके थे, तो मैं 1.5 महीने की लीव पर था बीच में। और जब लीव पर से आया तब फिर क्लास में सभी बच्चे काफ़ी आगे निकल चुके थे। तब बहुत डिमोटिवेट हुआ था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 1 महीना एकेडमी की छुट्टी अगर एक दिन भी करते हैं तो उसमें काफ़ी पीछे हो जाते हैं। लेकिन फिर जब सर ने नई बैच वालों की क्लास ली थी, उसमें बैठ के मेरा पूरा कैलकुलस वगैरह जो पूरा छूटा था वो पूरा कवर हुआ।
उसके बाद जो कोऑर्डिनेट वगैरह थे वो भी हुए। जब कोऑर्डिनेट के पहले टेस्ट हुए थे तो सर ने बोला था ये जो वीक से वीक बच्चा है उसका ये सबसे स्ट्रांगेस्ट टॉपिक रहता है। तो उसमें मेरी एक हाइपरबोला का टेस्ट हुआ था, उसमें मेरी 235 कुछ रैंक लगी थी। तब मुझे लगा था कि मैं तो वीक से भी बहुत ज़्यादा ही वीक हो गया हूँ, लेकिन सर के मोटिवेशनल लेक्चर साथ में थे तो उससे सब होता गया। और फिर एक दिन सर ने जब काउंसलिंग में बुलाया था तब सर ने पहली बार मैंने सर के मुंह से मेरा नाम सुना था। वो नाम मतलब 4 दिन तक मेरे दांत अंदर ही नहीं हुए थे जब सर ने पहली बार मेरा नाम लिया था। और बस वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब सर ने मेरा नाम लिया, तो वो सबसे बड़ा दिन था मेरे लिए। और आज जब सर ने नाम लिया वो खुशी भी बहुत अलग थी। आप सब भी अगर सर को बस फॉलो करेंगे तो आप भी इस दिन का बस इंतज़ार करिए, आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सर ने बोला है तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही आएगा। वंदे मातरम। मैं अगला इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ चंदन कुमार का, जिसकी ऑल इंडिया 27 रैंक है निमसर 2023 में। सबसे पहले गुरुदेव को चरण स्पर्श, माँ शारदे को नमन और आप सभी को वंदे मातरम। सबसे पहले जब मैंने 10th पास किया तो मैंने स्कूलिंग ज्वाइन की 12th में, तो मैं गलत संगति में पड़ गया और उसी समय खासकर पबजी लॉन्च हो गया। तो मैंने पबजी खेलना चालू कर दिया और मेरे 11th में कंपार्ट लग गया एक सब्जेक्ट में। कंपार्ट दिया तो कंपार्ट में भी ज़बरदस्ती पास किया गया मुझे। फिर मुझे 12th में मैथ में मुझे 44 मार्क्स आए, तो फिर फिजिक्स से और केमिस्ट्री से मुझे डर लगने लगा। तो मैंने सोचा ग्रेजुएशन में क्या करूं, फिजिक्स तो साथ नहीं दे रहा है, केमिस्ट्री भी नहीं दे रहा, मैथ्स में है इतने नंबर नहीं कि एडमिशन होगा कॉलेज में। तो फिर मेरे एक दोस्त ने बोला BCA कर लो। मैं बोला चलो भेड़ चाल में चलते हैं, BCA कर लिया मैंने। फिर सोचा अब करूँगा क्या, पबजी फिर भी चल रहा था, पबजी खेलना चालू किया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अब सोचा अब थर्ड ईयर आ रहा, अब क्या करूँ। फिर मैंने सोचा अब कुछ करना चाहिए, तो पता चला सीनियर से कि NIT में MCA होता है। तो फिर मैंने नेट में सर्च करा, GMA के बारे में पता चला। मैंने रैंक देखा, मैं सोचा अरे क्या ऊपर भी फर्स्ट, नीचे सेकंड, थर्ड, ये तो पूरी पैक है। फिर मैंने एक प्रीवियस ईयर खोला, 18, 17, 16 सारे में फर्स्ट रैंक है। मैं सोचा अब तो जाऊँगा यहीं। फिर मेरे को पता चला यहाँ पे 14 घंटे पढ़ाई होती है, मैं अब तो जाना होगा। तो फिर मैंने 7 अगस्त की बैच ज्वाइन की। फिर मैंने पढ़ाई चालू कर दी यहाँ पे। सर ने जैसे जैसे मोटिवेशन लेक्चर लिए और पढ़ाई के जैसे रणनीति बताई गई, मैंने ऐसे फॉलो किया। जो भी रैंक है आज सर के चरणों में समर्पित है। और जैसे जैसे मेरी रैंक आगे बढ़ती गई तो एग्ज़ाम के टाइम पे मेरी रैंक बहुत फ्लक्चुएट होती थी, कभी ऊपर आती कभी नीचे। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तो एकदम धड़ाम से नीचे गिरती थी, लगता था अब तो कुछ नहीं होगा, बस अगर तल्ला मिल जाए बस काम हो जाएगा। फिर सर ने मोटिवेशन लेक्चर्स वगैरह लिए। सर ने बोला कि एक बात और बताना चाहूँगा। मैं जब आया तो मैं देखा ये पूजा अर्चना क्या हो रही है। मैं सबसे पहले आया था, मैं भगवान पे थोड़ा डाउट करता था एग्जिस्टेंस पे, पर सर ने जैसा समझाया, भक्ति के भाव जागते गया। आज मैं आपके सामने हूँ। सर ने बताया था कि हनुमान जी के बिना श्री राम का कोई कार्य हुआ नहीं था, वैसे ही सर ने बोला था हनुमान जी को अपना सारथी बना लो, वही तुम्हारे नैया पार कराएंगे। और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। लास्ट में जब FT वगैरह होने लगी तो फेज 10 जब आई थी तो हमारे मार्क्स जैसे 50, 100 रैंक ऐसे 150 रैंक आने लगी थी। सर ने जो फ्लक्चुएशन दिया था फेज 10 और फेज 12 में, वो हमारे निमसेट 2023 में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी उसे हमें। हमने ऐसा लगा कि 23 के जो पेपर हमने देखा हुआ है एग्जैक्ट नहीं, पर जो पैटर्न हमारा सर जो मैच कराना चाहते थे फेज 12 के द्वारा, वो सर का जो मेहनत थी वो साकार हुआ। और आपके सामने वो मेरी रैंक और सर के चरण में समर्पित है। वंदे मातरम आप सभी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पता था, भले तुम लोग मन से नहीं बोल रहे थे, लेकिन एक एक लड़के को पता था कि सर निमसर 2023 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के गुरुदक्षिणा तो हम दे के ही जाएंगे। तो गुरुदक्षिणा देखे गए। ये अकेले निमसर 2023 में जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, अकेले कुछ जायसवाल का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, भले इसकी फर्स्ट रैंक है, लेकिन इसमें तुम लोग का सबका प्रेम प्यार है और सबका आशीर्वाद है और सबका यूनिटी है। इसमें सब लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अपनी निमसर 2023 बैच के लिए सभी लोग ताली बजा लो और सारे एक बात मैं आप सबको बोलना चाह रहा हूँ, खासकर 2023 वाले बैच को। 24 वाले जब प्रूव करेंगे तो मैं बात बोलूँगा, प्रूव करने के लिए तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। 23 वाले तरस गए सुनने के लिए, उनके कान, उनके लिए मैं एक शब्द बोलना चाह रहा हूँ जो रेयर केसेस में बहुत कम बोला है। मैडम कितनी बार बोलती है, उनके लिए भी नहीं बोलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं बोलता, चीनू सान के लिए मर जाते तो नहीं बोलता हो। और वो शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ 2023 के सारे बैच के बच्चों के लिए, सारे मेरे बच्चे बच्चियाँ जैसे चीनू सान, आई लव यू ऑल।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो।